ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था के नियरेस्ट नेबर, पूरा देख लिया था राइट। एसवीएम देखना बाकी था हमें, समझ आ गया था लास्ट टाइम के किस तरीके से काम करते हैं। लेट्स सारा रन होगा नहीं तो कोड वाला एक और टाइम लेता। Now support vector machine SVM with RBF kernel. A very high level overview क्या है, our goal here is use scalar SVM models, broadly explain the notion of support vector क्या होता है। So SVM का फुल फॉर्म है सपोर्ट वेक्टर मशीन, और उसके अंदर सपोर्ट वेक्टर क्या होता है वो देखेंगे। We will explain the similarity and difference between KNN and SVM। KNN में कोई सिमिलैरिटी है क्या, अगर है तो क्या है, और देखो अगर कोई डिफरेंशिएशन है तो वो क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सी एंड गैमा हाइपर पैरामीटर कंट्रोल द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ। सी एंड गैमा जो दो हाइपर पैरामीटर है एसवीएम में, ठीक है, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, तो कोड देना पड़ता है, क्या होते क्या है, उसके थ्रू हम एमएल मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मतलब हाइपर पैरामीटर अलग अलग पास करेंगे तो एमएल मॉडल अलग अलग बनेगा। हाँ, ठीक है। सो अनदर पॉपुलर सिमिलैरिटी बेस्ड एल्गोरिथम है ये भी सपोर्ट वेक्टर में से। एक हमने देखा था केएनएन, दूसरा है एसवीएम, ठीक है। सो सुपरफिशियली एसवीएम आरबीएफ आर मोर लाइक वेटेड केएनएन। तो केएनएन हमने पढ़ा है, वेटेड केएनएन क्या होता है, वेटेड केएनएन जैसे समझ लो कि जो जो काइंड ऑफ वैल्यू है वो काइंड ऑफ जो उसका, अगर आप वेटेड केएनएन यूज करोगे, मैं काइंड ऑफ अल्गोरिथमिकली नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप वेटेड केएनएन यूज करोगे तो उसका जो डिसीजन बाउंड्री है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। वेटेड केएनएन का डिसीजन बाउंड्री थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ऊपर क्या देखा था हमने, केएनएन की डिसीजन बाउंड्री बहुत ही स्पाइकी जैसा था, लेकिन ये वेटेड, ये जो जब हम वेटेड केएनएन यूज करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ आउट हो जाएगा बाउंड्री। सो इसके अंदर डिसीजन बाउंड्री इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। इसके अंदर जो उसके अंदर डिसीजन बाउंड्री किस तरीके से डिसाइड होता था केएनएन के अंदर, वो तो के हिसाब से हम देखते थे, है ना, और वही डिसीजन बाउंड्री बना के देता था। और इसके अंदर सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल एंड देयर वेट्स टुगेदर विद देयर सिमिलैरिटी मेजर। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है डिसीजन बाउंड्री जो एसवीएम के अंदर है, कुछ जैसे अगर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक पार्ट को हम पॉजिटिव बोल देंगे, दूसरे पार्ट को नेगेटिव, और दोनों के बीच में जो काइंड ऑफ जो एग्जांपल्स है वही हमें डिसीजन बाउंड्री बना कर दे देगा, ठीक है। और उस एग्जांपल का वेट पैरामीटर क्या है, वो एग्जैक्टली में हमें उस डिसीजन पॉइंट का वेट पैरामीटर हमें डिसीजन बाउंड्री बना के देगा, ठीक है। फिर अगर कोई नया टेस्ट एग्जांपल आता है, अगर वो पॉजिटिव बाउंड्री की, अगर वो पॉजिटिव एग्जांपल के बाउंड्री में जाता है तो हम उसको पॉजिटिव क्लास क्लासिफाई करते हैं, और नेगेटिव क्लास के बाउंड्री में जाता है तो हम उसको नेगेटिव क्लास क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें जो लेना है वो रैंडमली होगा? नहीं, वो एल्गोरिथम लर्न करेगा। The primary difference between KNN and SVM is that unlike KNN, SVM only remember the key example support vector. KNN क्या करता है, पूरा का कंपेयर करता है KNN पूरा पूरा डेटा, अगर 1 मिलियन डेटा है तो 1 मिलियन डेटा को उसको याद रखना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन एसवीएम ऐसा नहीं है, एसवीएम में सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स को ध्यान रखता है। अगर 1 मिलियन डेटा है तो हो सकता है उसमें से 10 ही सपोर्ट वेक्टर एग्जांपल होंगे, और वो 10 एग्जांपल कोई उसको याद रखना है, दैट्स इट। तो ये ज्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू के, है ना। तो ये जो सपोर्ट वेक्टर होगा उससे तो उसके बेस पर ही वो डिसीजन बाउंड्री बनाएगा, उसके बेस पे, और उसी के हिसाब से ये दोनों क्लास सेपरेट होंगे, ठीक है। और इसमें अगर दो टाइप के, अगर हमें डिसीजन बाउंड्री, अगर दो टाइप के क्लास है तो दो सपोर्ट वेक्टर बनेंगे।
क्लास ए और क्लास बी के लिए अलग अलग सपोर्ट वेक्टर बनेंगे, समझ में आया? अगर 3 टाइप के क्लास है तो 3 सपोर्ट वेक्टर बनेंगे, तो सॉरी अगर 3 टाइप के क्लास है तो 3 क्लास के सपोर्ट वेक्टर बनेंगे, इस तरीके से, ठीक है? तो सपोर्ट वेक्टर याद रखता है, सो इट्स मोर एफिशिएंट देन केएनएन, है ना? केएनएन से अच्छा काम करेगा, मतलब फास्ट है। एसवीएम यूजेस अ डिफरेंट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, इस एसवीएम जो है वो डिफरेंट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स यूज करता है, उसको हम कर्नल बोलते हैं। कर्नल बहुत सारे टाइप के हैं, वन ऑफ द वेरी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कर्नल इज रेडियल बेसिस फंक्शन, ठीक है? अब रेडियल बेसिस फंक्शन इज काइंड ऑफ क्वाइट, अगर आप इसको मैथमेटिक्स को आप ग्राफिकली समझने के लिए यू हैव टू लाइक प्लॉट और लॉट्स ऑफ ग्राफ, लेकिन मैथमेटिकली समझने के लिए आप सिंपल एक फार्मूला याद रख सकते हो कर्नल का, जो इसके अंदर है। अगेन कर्नल है जो बहुत, एक तो आरबीएफ कर्नल है, दूसरे और भी बहुत सारे पॉपुलर कर्नल है जो यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर आरबीएफ से हमारा काम हो जाता है, ठीक है? एंड दे यूजुअली परफॉर्म बेटर देन केएनएन, केएनएन से अच्छा काम करता है, ठीक है? यूजुअली मतलब हर बार नहीं करेगा, नहीं मोस्टली, मोस्टली मतलब हाँ। हर बार नहीं करेगा, कभी कभी हो जाता। सो लेट्स एक्सप्लोर एसवीएम आरबीएफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिटी डेटा सेट लिया, लेट मी जस्ट इसको, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिटी डेटा सेट ले रहे हैं, यूएसए कनाडा, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, पी नेबर रिग्रेसर लगा रहे हैं, और हमारा बेस्ट एन नेबर 11 था, है ना उस समय 80%। अब हम यहाँ पे, सो इसके अंदर दो हाइपर पैरामीटर है, गामा एंड सी, है ना? गामा एंड सी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गामा की वैल्यू पास कर रहे हैं 0.01, और ये कैसे पता चलेगा कि गामा की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है? ये आप बेसिकली ये जो हाइपर पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, ये आरबीएफ कर्नल का हाइपर पैरामीटर है, आरबीएफ कर्नल फंक्शन। ये नहीं, ये तो नॉर्मल कर्नल बना है हमारा, कहीं पे तो देखा है ये फॉर्म। हाँ ये तो जनरलाइज कर्नल है। आरबीएफ कर्नल ये ना नहीं 0. का रिलेशन है। So RBF kernel is popular because of its similarity to k-nearest neighbor algorithm. It has the advantages of KNN and overcome the space complexity problem as RBF kernel supported. Vector machine just need to store support vector during this. The RBF kernel vector is scikit-learn library. So C for SVM and gamma for RBF kernel. Okay. जो gamma था वो RBF kernel के लिए है. C जो है हाँ. Here gamma is inversely proportional to सिग्मा sigma. सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ही होना चाहिए। रीजन ऑफ सिमिलैरिटी चेंजेस एस सिग्मा चेंजेस, यहाँ पे सिग्मा इधर कुछ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है ना नॉर्मल, ये वेयर सर वही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस साथ में लिखा है। मिनिमल टू दिस हैंस ओनली पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज टू एसोसिएटेड। हाँ मतलब जो बेसिकली दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेन फार्मूला है, यहाँ पे कर्नल निकाल रहे हैं और इसका हमने क्या निकाल दिया, एक्सपोनेंशियल निकाला है ना इस वैल्यू का, और जो भी मिला अगेन हम लोग ये पूरा काइंड ऑफ कर्नल का ही पूरा कर्नल करके पूरा चैप्टर है, उसके बाद आप ये एसवीएम आया, तो कर्नल इज अगेन ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल कर्नल, ये कर्नल वो कर्नल, बहुत सारे टाइप के कर्नल है, ठीक है? तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बट यू गॉट द आइडिया, है ना? तो दो हाइपर पैरामीटर क्रॉस वैलिडेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 82%, 2 पॉइंट का ज्यादा बेटर है ना? यहाँ पे देखो टेस्ट स्कोर में 93 है और यहाँ पे 80 है, टेस्ट स्कोर पे भी ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू ट्रेनिंग, है ना? अगेन डिसीजन बाउंड्री ऑफ एसवीएम, यू कैन थिंक ऑफ एसवीएम विद आरबीएफ कर्नल एज स्मूथ केएनएन,
स्मूथ KNN जैसा होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, KNN और SVM दोनों प्लॉट कर रहे हैं, है ना, KNN और SVM दोनों प्लॉट कर रहे हैं। MG क्या MGLearn एक मॉड्यूल है ना प्लॉटिंग के लिए, प्लॉटिंग के लिए? हाँ प्लॉटिंग के लिए MGLearn और डिस्क्रीट स्कैटर कर रहे हैं। ये वो ऐसा ग्राफ दिखा था वो MG के MGLearn के हिसाब से बताता है, हाँ ठीक है। अब ये देखो KNN का किस तरीके से आया, स्पाइकी मॉड्यूल है, और ये हाँ। देखो SVM का बहुत स्मूथ है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। सपोर्ट वेक्टर्स, ये समझ में आ गया किस तरीके से KNN और SVM का रिलेशन है ना। इसके अंदर हाइपर पैरामीटर गामा और C है, और ये बेटर है कंपेयर टू KNN। अब बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर में। सपोर्ट वेक्टर क्या है? each training example either is or is not a support vector। हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल सपोर्ट वेक्टर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो जो सपोर्ट वेक्टर है वो ट्रेनिंग एग्जांपल में से ही कुछ एग्जांपल है, वो सारे एग्जांपल्स होंगे जो दो क्लास को सेपरेट करते होंगे। सपोर्ट वेक्टर कौन बन सकते हैं? वो सारे एग्जांपल्स जो दो क्लास को सेपरेट, मतलब सपोज यहाँ पे एक बॉल है, रेड बॉल, यहाँ पे ब्लू बॉल है, तो जो ये जो बीच का जो लाइन है जहां पर रेड बॉल और ब्लू बॉल मिक्स हो रही है, मतलब एक काइंड ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये सारे पॉइंट सपोर्ट वेक्टर बन सकते हैं। कि यही सारे पॉइंट तो काइंड ऑफ व्हाट से कैसे बोल सकते हैं, यही सारे पॉइंट डिसाइड कर रहा है ना कि ये लाइन इधर है, बाउंड्री कौन सी लाइन, तो बाउंड्री कौन से पॉइंट्स बना रहे हैं, ये सारे पॉइंट जो एकदम लाइन पे है, तो वही सपोर्ट वेक्टर बनेगा। तो मतलब पूरा एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं, इस सारे एग्जांपल को याद कर लो, हमारा काम हो गया, ठीक है। एंड दिस गेट्स डिसाइडेड ड्यूरिंग फिट, जब हम फिट अप्लाई करते हैं तब पता चलता है। मेन इनसाइट इज दैट द डिसीजन बाउंड्री ओनली डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट वेक्टर। इसके अंदर डिसीजन बाउंड्री सिर्फ सपोर्ट वेक्टर के पे डिपेंडेंट है। लेट्स लुक एट द सपोर्ट वेक्टर, है ना। ओके, इस ट्रेनिंग एग्जांपल इज और इज नॉट अ सपोर्ट वेक्टर, और एक फिट के थ्रू जब हम फिट अप्लाई करते हैं तो होता है, और फिर ये ठीक है। लेट्स लुक एट सपोर्ट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा सेट बना रहे हैं सिंपल सा, और उसको जस्ट प्लॉट करके देख रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, और ये ओरिजिनल, और यहाँ पे ये हमारा डेटा सेट है, और यहाँ पे हमने SVM मॉडल ट्रेन किया है, ठीक है, और इसको जस्ट प्लॉट कर रहे हैं। ये डिसीजन बाउंड्री है। इसके अंदर सपोर्ट वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे पॉइंट जो ये डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हैं कि लाइन इधर जा रहा है और किधर जा रहा है, मतलब किस तरीके से मूव हो रहा है, ऑरेंज ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे हम SVM लर्न करने के बाद जब आप SVM डॉट सपोर्ट करोगे ना, तो सारे सपोर्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये सारे सपोर्ट पॉइंट है ना। इसको जब हम प्लॉट करते हैं, अभी ये प्लॉट फंक्शन डायरेक्टली बनाया नहीं हुआ है, हमने बनाया है, तो ये सारे सपोर्ट वेक्टर हैं जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, और ये सारे सपोर्ट वेक्टर हैं। क्लियर? और सर ये मतलब किसके बेस पर वो सिलेक्ट करता है ये मतलब सपोर्ट कर्नल के बेस पे, कर्नल ही पता करता है कि बेसिकली डिसीजन बाउंड्री जो है ना, ये सपोर्ट वेक्टर के बेसिस पे ही बनता है। पहले सपोर्ट वेक्टर पता होता है कि सबसे कौन से दो, मतलब कौन कौन से पॉइंट है जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के हैं, और वो सिमिलर, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस कम है, वो डिस्टेंस कम है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के कौन कौन से पॉइंट है वो ढूंढता है, वही सपोर्ट वेक्टर होता है। और वही पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट होता है, और उस परपेंडिकुलर के बीच से जो लाइन क्रॉस होती है वो हमें डिसीजन बाउंड्री में होता है। मतलब ये जो हुआ इसका परपेंडिकुलर, फिर ये जो हुआ इसका, है ना, फिर अगेन अब इसके अंदर भी एक और हमने हाइपर पैरामीटर ऐड किया हुआ है। ये जो डिसीजन बाउंड्री है ना, इसके अंदर भी हाइपर पैरामीटर है कि ये लाइन इधर और आएगी कि इधर आएगी, ये कैसे डिसाइड होगा? ये जो गामा और C के हिसाब से। तो हम दोनों दे सकते हैं ना वो? हाँ, दोनों दे सकते हैं। गामा, सो बेसिकली गामा, अगर कर्नल डिसाइड करना है कि किस तरीके से लाइन बनेगा तो गामा डिसाइड करेगा, और C किसके लिए? सिर्फ इसके लिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब वो काइंड ऑफ SVM मॉडल के लिए C है, और गामा और कर्नल के लिए गामा है। तो दो हाइपर पैरामीटर इसलिए हमारे पास एक देंगे
और गामा गेमा नहीं तो देगा। एक तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा ही वही रहेगा। एल्गोरिथम में ऑटोमेटिकली रहता ही मतलब फॉर्म देगा नहीं, लेकिन वो तो तो ले ही लेगा ही, लेकिन आपको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ अच्छा, इसे ये दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए कोई भी कंडीशन। हाँ तो सही है, उसके बिना काम ही नहीं करना काम है ही ना, नहीं तो है। फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। हाइपर पैरामीटर ऑफ एसवीएम, द की हाइपर पैरामीटर ऑफ आरबीएफ एसवीएम आर गामा एंड सी। की हाइपर पैरामीटर आरबीएफ एसवीएम, आरबीएफ कर्नल ऑफ एसवीएम क्या है? गामा एंड सी, एंड वी आर नॉट इक्विप्ड। ठीक है, अभी नहीं समझेंगे। नाउ रिलेशन ऑफ गामा द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ, तो लार्ज गामा मतलब मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, लेस गामा मतलब लेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। के लिए भी हमने देखा था स्मॉल के एंड लार्ज के, वैसे यहाँ पे हम लार्ज गामा और स्मॉल गामा देख रहे हैं। लार्ज गामा मतलब मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, लेस गामा मतलब लेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। वो सिमिलर है ना, उसमें मोर के था तो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता ना। उसमें अलग था, मतलब के मोर उसमें के के मतलब कम, लेस कॉम्प्लेक्स था, हाँ, और कम के मतलब मोर कॉम्प्लेक्स मोर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, एक ही इसमें ले अलग है। लेता था। अगेन ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स ऑन एल्गोरिथम, इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? गामा के अलग अलग वैल्यू डाल के अल्गोरिदम ट्रेन करके हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, है ना? आज कुछ ज्यादा ही मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। सीरियसली इतना स्लो भी नहीं होना था। नहीं, ये अलग अलग हाइपर पैरामीटर से अलग अलग हाइपर पैरामीटर पे अलग अलग हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहा है ये 5 गामा वैल्यूज है और 5 के लिए मतलब ये और पहला 5 के लिए गामा लेगा, ट्रेन करवाएगा, वो प्लॉट करेगा, दूसरा लेगा, ट्रेन करवाएगा, प्लॉट करेगा, ऐसे करता है। इसलिए टाइम ले रहा है। इसलिए टाइम लगेगा, 5 बार ट्रेन करवा रहा है। ट्रेनिंग में टाइम नहीं है, प्लॉटिंग में टाइम है। इनसे देख लेते हैं हम लोग कब तक ये होता है। तो वैसे ही सी वैल्यू है, लार्ज सी मोर कॉम्प्लेक्स, स्मॉल सी लेस कॉम्प्लेक्स, है ना? गैमा और सी दोनों बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे हम सी के अलग अलग प्लॉट करेंगे, फिर बाद में कर लेंगे जब हो जाए तो। सर्च ओवर मल्टीपल हाइपर पैरामीटर, सो फार वी हैव सीन टू कैरी आउट हाउ टू कैरी आउट सर्च ओवर हाइपर पैरामीटर, है ना? मतलब सी और गैमा, है ना? हाइपर पैरामीटर पे हमने किस तरीके से सर्च करना है। इन द अबव केस द बेस्ट ट्रेनिंग एरर इज अचीव्ड बाय द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल, है ना? बेस्ट ट्रेनिंग एरर मतलब सबसे कम ट्रेनिंग एरर कब होगा? जब गामा और सी दोनों लार्ज होंगे, क्योंकि वो मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होगा और ट्रेनिंग डेटा ओवरफिट होगा। यस, द बेस्ट वैलिडेशन एरर रिक्वायर्स द हाइपर पैरामीटर सर्च टू हाइपर पैरामीटर सर्च टू बैलेंस द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ। मतलब कौन से हाइपर पैरामीटर पे बेस्ट मतलब वैलिडेशन एरर भी कम हो रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, है ना? और ये देखो गामा, तो ये देखो जब गामा की वैल्यू 0.001 एकदम कम है, तो ये देखो कितना मतलब कितना मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है, ये सारा डेटा मिसक्लासिफाई हो रहा है। 0.01 तो अब देखो यहाँ पे मिसक्लास अभी थोड़ा सा इसको समझने लगा है ना, ये देखो इधर इसको कैप्चर कर रहा है। 0.1 तो अब ये डेटा को अलग से इसने कैप्चर कर लिया। 0.1 को तो इसने क्या किया? बाउंड्री बना दिया। और 10 किया तो इसने ट्रेन स्कोर कितना है? 90%। और क्या किया इसने? हर एक के लिए ये बाउंड्री बना दे। बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो येलो वाला जो है ना, येलो वाला अपने आप में एक एग्जाम बाउंड्री बना दिया है, और बाकी सबके लिए ये ब्लू वाला कंसिडर कर लिया इसने।
ये उसने वो जो येलो वाला है उसको सपोर्ट वेक्टर ले दिया ना, ऐसा कह सकते हैं। मतलब तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको विजुअलाइज करना है तो हाँ। इसके लिए देखो हर एक डेटा पॉइंट हाँ। के लिए अलग अलग तो बनाया ही था, बनाना और पड़ेगा। गामा वैल्यू बढ़ाया हमने। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये ट्रायंगल। ट्राइंगल वाला, इन सबके बाउंड्री बन गया, उल्टा हो रहा था अभी तक, हाँ या इसमें उल्टा हो गया, इससे रिवर्स है ना। ओके। अब सी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कौन सा गैमा और कौन सा सी लेना है वो हमें डिसाइड करना है। 0.01 लेना है कि 0.1 लेना है ना। ओके, सो हमने देखा कि बेस्ट ट्रेनिंग एरर अचीव्ड बाय मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड द बेस्ट वैलिडेशन एरर रिक्वायर हाइपरपैरामीटर। इन जनरल वी कैन नॉट सर्च देम वन एट अ टाइम, है ना। पहले सी ट्राई करो, फिर गामा ट्राई करो, फिर सी ट्राई करो, फिर मतलब ऐसे कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगी। तो अगर मुझे ऐसे कितने सी हैं, 1 2 3 4 5, और कितने गामा है 5, तो 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। तो 25 टाइम हमें मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसको फोर लूप में लिखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू है तो गामा की, तो सी की इतनी सारी वैल्यू, फिर गामा की वो ये वैल्यू है तो सी की इतनी सारी वैल्यू, तो फोर लूप के अंदर फोर लूप। तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा। बट वी हैव अ फंक्शन टू डू दिस, है ना। but if you cannot wait till then, you may, मतलब we have a function for this is called grid search cv and randomized search। ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च दो मॉडल सिलेक्शन के मेथड है जो हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के लिए, यहाँ सी मतलब क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन, जो हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। नाउ सिमिलर टू KNN यू कैन यूज SVM फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम एज वेल। तो svm डॉट, यहाँ पे svm डॉट svr में मिल जाएंगे, ठीक है। बट रिग्रेशन के लिए मोस्टली हम लोग ये सारे फंक्शन ना यूज कर, कोई बेटर है लीनियर रिग्रेशन वैसे यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक। हाँ, है ना। लॉजिस्टिक तो क्लासिफिकेशन हो गया ना। एक लॉजिक लॉग वो होता है लॉग रिग्रेशन, मैं तो कहीं पे रीड किया था लॉजिस्टिक। वैसे तो बहुत सारे, है ना। नाउ नॉन लीनियर वो सब। अब बताना क्वेश्चंस। KNN may perform poorly in high dimensional space, say D is greater Yes. than true, कैसे। ट्रू, वो हाई डायमेंशनल पे नहीं करता ना परफॉर्म बेटर। कर्स ऑफ डायमेंशनल, हाँ क्रॉस होता है सिमिलर टू मतलब वो KNN। फालतू के भी फीचर्स लेने फीचर्स ले लगेगा लेगा। जो काम के लिए हाँ। क्लासिफिकेशन वैसे। Similar to KNN, SVM with RBF kernel is non-parametric। और नॉन पैरामेट्रिक मॉडल क्या होते हैं, जो ट्रेनिंग होता ही नहीं है लेकिन ये है ना। SVM पैरामेट्रिक मॉडल है। इन SVM RBF kernel, removing a non-support vector would not change a decision boundary। हाँ सही, है ना, हमें तो सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर ही वेक्टर चाहिए चाहिए ना। किसी को। In sklearn SVM classifier, large value of gamma tends to result in high training score, but क्या sklearn SVC classifier, large value of gamma tend to result high training score but Yeah. lower validation। ट्रू 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 है ना, क्योंकि लार्ज और स्मॉल देखा था हमने। More if we increase both gamma and c, we can't be certain if model becomes more No. complex or less। if we increase, कैसे, इंक्रीज करेगा तो मोर कॉम्प्लेक्स पता ही है ना अपने को। तो यहाँ पे लिखा we cannot be certain if model becomes more complex or less complex। false है ना, हमें पता ही है कि हाँ gamma और c की वही, वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू वही। बढ़ेगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम मतलब certain ही पक्का नहीं नहीं हैं। वही फॉल्स है ना, False, है ना। क्लियर। समरी यहाँ पे देख लो, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट सी चेंज कर रहे हैं, तो देखो हाइपरमीटर कैसे चेंज हो रहा है ना। सी में तो फिर वो ये अलग से डिसीजन बाउंड्री बनाएगा, गामा अलग से डिसीजन बाउंड्री बनाएगा, और दोनों को मिला के जो डिसीजन बाउंड्री बनेगा वो हमारा बेस्ट डिसीजन बाउंड्री। इसमें तो वो ज्यादा एक्यूरेसी, वो सब पॉइंट कवर करना है हर एक साइड। लेकिन यहाँ पे कोई, यहाँ पे अगर कोई मॉडल आता तो क्या होता, तो मिसक्लासिफाई। Okay, summary, we have KNN and SVM are new supervised training in our toolbox. These are analogy based learner and idea is to assign near points the same labels
और लाइक दिस इज एंट्री ऑल फीचर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना? बोथ कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मच लाइक अदर मेथड वी हैव सीन। ठीक है, coming up, are we ready to do machine learning real world? What would happen if we use KNN or SVM on the Spotify data set? होमवर्क वन किया, होमवर्क वन इसका दिया ही दिया नहीं, ही नहीं। एक भी नहीं मिला होमवर्क। नहीं, चलो ये फिर। 5-10 बार। क्यों लेकिन ऐसा कर रहे हो आप, क्यों अरे नहीं 2 होमवर्क? दिन पहले तो लैपटॉप आया मेरा। अंदर हमेशा आप बोलते हो, अब तो लैपटॉप आ गया ना, नेक्स्ट हाँ, टाइम तो कर नहीं रहा हूँ, बोलोगे ना। कर रहा हूँ। पाइथन भी होता ना साथ साथ में, इसलिए। कौन सा है ये 13 13 है, 13 उसके बाजू वाला। हम्म, हाँ, 5-10 तो हो गया। इसका हो गया मेरा। लेसन पाई मशीन लर्निंग ये सब हो गया था। इसमें तो वो इसमें नहीं, वो एक्सरसाइज में है ना। यस, ये 5 है वो एमएल का। नहीं कोई वजह नहीं, एमएल। ओ आना राइट, ठीक है। नहीं नहीं, नीचे यहाँ देखो। रिकॉर्डेड एग्जाम है एमएल हम बोलते हैं। हो गया। इसके अंदर होमवर्क वन डेटा है, होमवर्क वन है। होमवर्क तो एक चेक चेक पॉइंट्स दिया होगा होमवर्क तो, है ना? ओके, मिसिंग वैल्यू दिस, ठीक है। अब हम देखेंगे, देख लिया हमने, अच्छा लगा। हम्म। मतलब वो तो कुछ नहीं था। प्री प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइन देखते हैं हम, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइन, दो चीजों के बारे में। ये आईपैड डिस्प्ले है, ये इसे इसका क्या है काम, एचटीएमएल और डिस्प्ले। हाँ हाँ, ये आईपाइथन डॉट मॉड्यूल है, वो करंट कर्सर है ना वहाँ पर। ठीक है। ये प्रॉपर इसी के अंदर डिस्प्ले करने के लिए टर्मिनल बोलते हैं, इसके- एचटीएमएल का कंटेंट आप डाल के डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपके होमवर्क और उसमें काम के लिए, तो जस्ट डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर, ये सिर्फ लर्निंग के लिए बनाए गए हैं इसको, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा मॉड्यूल नाम से बनाया गया है इसके अंदर। इसको आप हाथ लगाओगे, मतलब
ठीक है। Okay. Now, in this lecture, we will learn explain the motivation for pre-processing in supervised machine learning. Supervised machine learning में pre-processing का क्या role है? Identify when to implement the feature transformation such as imputation, scaling, and one-hot encoding in machine learning model development pipeline. ठीक है? Imputation, scaling और one-hot encoding क्या होता है वो भी देखेंगे. ठीक है? Use sklearn transformer for applying feature transformation on your data set, है ना. sklearn transformer देखेंगे क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है और पाइपलाइन क्या होता है, वो सब चीजें देखेंगे. So far we have seen three model, KN decision tree, KNN, SVA with RBF kernel. ML fundamentals हमने देखा है, ट्रेन वैलिडेशन, टेस्ट क्रॉस वैलिडेशन क्या है, फंडामेंटल ट्रेड ऑफ क्या है, क्या था फंडामेंटल ट्रेड ऑफ, बायस वेरिएंस वाला देखा था ना. और गोल्डन रूल हमने देखा था कि ये डेटा को हमें उसमें नहीं पास करना है. आर्बिट्रेट, हाँ वैलिडेशन में नहीं डालना है. Are we ready to do machine learning on real world data? Very often real world data set needs pre-processing before we need to use EML model or before we need to build ML model. ठीक है, तो उसके लिए हमें प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है. ठीक है. नाउ के नियरेस्ट नेबर ऑन Spotify data set. So in lab 1 जो अभी तक आपने बनाया नहीं है, we use decision tree classifier to predict whether the user would like a particular song or not, है ना. इस होमवर्क के अंदर हमने देखा था कि कोई यूजर है वो सॉन्ग को पसंद करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर बनाया था. वी कैन यूज KNN क्लासिफायर फॉर दिस टास्क, है ना. KNN क्लासिफायर कैन वी यूज, यस वी कैन यूज दिस. इंट्यूशन क्या है, टू प्रेडिक्ट वेदर द यूजर लाइक अ पर्टिकुलर सॉन्ग और नॉट. हमारा क्वेरी पॉइंट है, मतलब वो पसंद करेगा नहीं करेगा. फाइंड द सॉन्ग दैट क्लोजेस्ट टू क्वेरी पॉइंट, मतलब KNN में क्या करना पड़ेगा कि उस डेटा पॉइंट से जो सबसे नजदीक होगा वो, और फिर उसको वोट करेंगे क्या है, और फिर मेजोरिटी वोट लेके हमें पता चल जाएगा. क्लियर. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, Spotify डेटा सेट ले रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ चीजें जो काम के नहीं उसको ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे डमी क्लासिफायर बना रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन में. स्कोर कितना आया 50%. बिकॉज पता था कि नेबर क्लासिफायर लगा रहे हैं 54%, फर्क नहीं पड़ा, है ना. यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड डॉट सैंपल टू, 2 सैंपल ले रहे हैं, है ना. 2 सैंपल ले रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा डेटा सेट को देखें किस ध्यान से. ये देखो, ये डेटा सेट 0.2 है, 0.00 है, 0.49, 0.70, फिर ये कितना है 147, 892, 227, 143, फिर 0.60, 94 पॉइंट में है. ये भी काइंड ऑफ टेंस के आसपास में डेटा है, पॉइंट में है. ये भी पॉइंट में है. ये वंस के आसपास में डेटा है, 01 पॉइंट में. ये देखो 140, 3 डिजिट है वाला डेटा है ना. तो मोस्टली जो 2 डेटा सेट है इसके अंदर है, जो 2 कॉलम है, ड्यूरेशन MS जिसकी वैल्यू ये है, और टेम्पो जिसकी वैल्यू ये है. इसका तो हंड्रेड्स में डेटा है और इसका डेटा किस में है, 1 lakhs में है. अब लैक्स के सामने इन दोनों का क्या मजाल होगा, कुछ नहीं होगा. इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने. डिस्टेंस एल्गोरिथम क्या करेगा, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका स्क्वायर कर देगा. फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, स्क्वायर कर देगा. इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सीधा थाउजेंड्स में आ जाएगा. तो ये सारा डेटा निग्लिजिबल हो गया इसके सामने. इसके अंदर अगर ये वैल्यू ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा. सेम केसेस यहाँ पे हो रहा है, ये है ना. तो ये जो 2 डेटा है दोनों का स्केल बहुत बड़ा है. तो जैसे कि अगर मुझे प्लॉटिंग करना है तो 0.3 को प्लॉट करो और 1 लाख को प्लॉट करो, 0.3 उसके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा ही नहीं प्लॉटिंग करेंगे तो ये स्केलिंग का प्रॉब्लम है. इसको हम बोलते हैं स्केलिंग इश्यू. डेटा का स्केल एक से ऐसा नहीं है.
मतलब होना ही चाहिए था। हो सकता है कि ये ड्यूरेशन एमएस कुछ मिली मिली माइक्रो सेकेंड में हो, ऐसा कुछ लिखा हो, लेकिन ये इस तरीके से लिखा हो सकता है मैं इसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करके ले आऊं, सेकंड तो जो जाके हाँ मतलब कुछ ऐसा कि ये भी पॉइंट में हो जाए, कर सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक टाइप के डेटा को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो स्केलिंग है वो मतलब ये जो डेटा है स्केलिंग का इशू। अगेन इसको और कॉन्क्रीट करने के लिए हम डिस्टेंस फंक्शन देखते हैं। दो सॉन्ग का, ये दोनों सॉन्ग का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला, कितना मिला 79250, कितना मिला। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जो दोनों सॉन्ग है ना उसमें से खाली ड्यूरेशन एमएस और टेम्पो निकालते हैं। यहाँ पे हमने पूरा पूरा डेटा फ्रेम पूरा पूरा रो यूज किया था, यहाँ पे हम सिर्फ 2 कॉलम यूज कर रहे हैं और फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो भी सेम आएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, दोनों दोनों पे दोनों डोमिनेटिंग फीचर्स हो गए है ना, जो इस डिस्टेंस को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो ये दोनों फीचर के वजह से ही हो रहा है। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये दोनों फीचर की वजह से हो रहा है, ठीक है। So does it matter? Yes, it matters. So scaling is based on how data were collected. Scaling किस हिसाब से है कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया उसके हिसाब से होगा। Feature on smaller scale can be highly informative and there is no good reason to ignore them, है ना। जो फीचर काइंड ऑफ स्मॉलर स्केल पे होंगे वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ना। We want our model to robust and not sensitive to scale. So was this a problem for decision tree? Decision tree के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो स्केल करने के लिए मानता ही नहीं है डेटा को, उसमें स्केलिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एल्गोरिथम में हमें स्केलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो अब सॉल्व करेंगे इसको स्केलिंग के थ्रू। अब स्केलिंग के लिए साइकिट लर्न में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं स्केलिंग के लिए पता है, हर एक जो कॉलम है हर एक कॉलम का मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हर एक डेटा पॉइंट का उसके मीन से माइनस करेंगे और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, डेटा हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, वो जेड स्कोर में कन्वर्ट हो जाता है। वो x माइनस म्यू बाय सिग्मा, हाँ जेड स्कोर। तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग में हो जाता है। मतलब बेसिकली -3 और 3 के बीच में डेटा मोस्टली दिखेगा क्योंकि -3 और 3 के बीच में 99.7% ऑफ द डेटा आ जाता है ना। बाकी सब आउटलायर्स, बाकी सब काइंड ऑफ वो अपना है, लेकिन मोस्टली जो है वो -3 और 3 के बीच में आ जाता है। -3, -2, -1, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास होगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हर एक का फीचर किस टाइप का है और उसके लिए हमें और भी फीचराइजेशन सीखना पड़ेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया स्केल करने का, है ना, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो साइकिट लर्न के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर करके फंक्शन बनाया हुआ है जो एक काम करके दे देता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। ओनली फोकस ऑन सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको यूज करने के लिए स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग में से क्या इंपोर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड और फिर एक्सटेंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिर उसको डेटा फ्रेम में पास करके देख रहे हैं। अब देखो डेटा कहाँ गया, ड्यूरेशन एमएस देखो, वो इसके सेम स्केल पे हो गया ना, सारा का सारा डेटा एक स्केल पे हो गया, 0101 से क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मर हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर नहीं देखा था, है ना। तो उसके अंदर जब हमारे पास एस्टिमेटर होता है, एस्टिमेटर मतलब साइकिट लर्न का मॉडल, अगर वो होता है तो हम क्या करते हैं, फिट एंड ट्रेन करते हैं। यहाँ पे फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो फिट क्या करता है स्केलर, ऊपर स्केलर डॉट फिट लिखा है तो वो क्या कर रहा है, फिट अप्लाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें डेटा दे रहे तो हैं वो मतलब ट्रांसफॉर्म काइंड ऑफ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता होगा, करके रखा होगा, नीचे जमीन क्या ट्रांसफॉर्म है, भी करना है और फिट भी करना है, दोनों करना है। फिट मतलब फीड में डेटा है वो फिट मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है।
मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके रख लेता है। फिट में जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करके भेज देता है। जेट्स और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म हम टेस्ट डेटा पे भी कर रहे हैं, टेस्ट डेटा पे वापस से फिट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, वी विल सी, है ना। तो यहाँ पे SQL uses fit and transform paradigm for feature transformation. We fit the transformer on the train split and then transform the train split as well as test split. हम लोग ट्रेन डेटा पे ही फिट करेंगे और ट्रेन और टेस्ट डेटा पे ओनली ट्रांसफॉर्म करेंगे। वी अप्लाई सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। ओके, स्केलर का एपीआई समरी क्या है, एपीआई क्या क्या है। एक तो है एस्टिमेट और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर। स्केलर में दो काइंड ऑफ एपीआई है। पहला है एस्टिमेटर, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर। एस्टिमेटर कौन सा है, जो फिट है, जो हमारा मॉडल है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मॉडल, उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम फिट एंड प्रेडिक्ट अप्लाई करते हैं, वो है ना। और ट्रांसफॉर्मर में हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके तो नीचे करता क्या है हम? क्या दो ही है ऐसे एपीआई? दो टाइप के, मतलब दो सेक्शन में बांटा गया है। इसको हम एस्टिमेटर बोल रहे हैं और इसको हम ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं। एस्टिमेटर बेसिकली हमें डेटा प्रेडिक्ट करके देता है और ट्रांसफॉर्मर सेम डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। सो सपोज ट्रांसफॉर्मर इज द, यहाँ पे हाँ मतलब डेटा को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। यू कैन पास वाई ट्रेन इन फिट। यहाँ पे फिट में हम वाई ट्रेन पास कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया था, मॉडल डॉट फिट करते तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिखते थे। और जब हम ट्रांसफॉर्मर अप्लाई कर रहे हैं तो वाई ट्रेन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शनल है। पास कर सकते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए। और बट इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ही चलेगा, ठीक है। सर अगर ये लाइन नहीं करे और ये दोनों करे तो एरर आएगा। सिंपल सी बात है, फिट नहीं हुआ तो ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है? ठीक है। It allow you to pass just to be consistent with usual usage of SQL and fit method, ठीक है। You can also carry out fitting and transformation in one call using fit transform। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करके भी आर्गुमेंट है। एक तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म अलग अलग है और फिट ट्रांसफॉर्म एक साथ है। जो ट्रेनिंग डेटा पे फिट भी करेगा और ट्रांसफॉर्म भी करेगा, और हम टेस्ट डेटा पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, इसके ऊपर फिट एंड ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। अच्छा, वो दोनों कर देगा, टेस्ट पे भी? हाँ मतलब ये स्टेप और ये स्टेप दोनों एक साथ हो दोनों एक जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन पे सिर्फ हमें, टेस्ट मतलब टेस्ट डेटा पे सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रस्ट में ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय, मैंने सालों निकाले हैं इसको समझने के लिए। ये इसके लिए करता क्या, बिकॉज देयर इज नो गुड ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, ना ही यूट्यूब पे, ना ही डॉक्यूमेंटेशन पे, ना ही बुक्स में। बुक्स भी है तो इतनी मोटी मोटी बुक्स है, आप कितना पढ़ोगे, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मतलब बट फिर यूजुअली पीपल या फिर साइकिल लर्न कम्युनिटी, इस उनको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, इतने सारे फॉर्मूले तुमने बना दिए, यूज कौन सा कैसे करना है कुछ लिखा ही नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो उन लोगों ने फिर ऐसे बुक्स में भी या फिर ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल निकालने शुरू किए कि फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का क्या मीनिंग है, फिट का क्या मीनिंग है, ट्रांसफॉर्म का क्या मीनिंग है, प्रेडिक्ट का क्या मीनिंग है, बहुत सारे स्कोरिंग फंक्शन को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें जो स्किल और मॉडल के साथ कैसे करना है। वो देर आर मेनी बुक्स ऑन, लाइक मेनी बुक्स ऑन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत सारी बुक्स हैं, बट कोई ऐसी अच्छी बुक नहीं है जो काइंड ऑफ प्रैक्टिकली समझा है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी काइंड ऑफ टाई अप करके बुक्स बनाए हैं। डीप लर्निंग की बुक्स है जो यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटी टाई अप करके उन लोगों ने मटेरियल क्रिएट किया है कि, और ऊपर से बहुत सारे पैकेज है, बहुत सारे लोगों को कौन सा पैकेज यूज करें। पहले टेंसरफ्लो यूज होता था, फिर केरास आया, केरास के साथ टेंसरफ्लो, फिर पाइटॉर्च आया, बहुत सारे लोगों ने पाइटॉर्च करना यूज किया, फिर एमएक्स नेट करके आया, फिर देयर इज अनदर मॉड्यूल, उसका पता नहीं क्या नाम था, H2O करके भी कोई ऐसा मॉड्यूल था शायद, क्या तो नाम था याद नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट लाइब्रेरी बन गए, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगी कौन सा यूज करें। तो जो आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो वही करो। मोस्टली जो यूज करते हैं हम लोग वो, हाँ मतलब पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो, है ना। तो
उसके लिए भी अच्छे ट्यूटोरियल नहीं है। मतलब टेंसरफ्लो साला इतना वाहियात है कि टाइम टू टाइम अपना कोड ही चेंज करते रहता है। उनके कोड में लिखने का तरीका, यूज करने का तरीका वो लोग बदलते रहते हैं। मतलब अजब ही सीन है उसके साथ, बहुत ही अनस्टेबल लगता है। बट पाइटॉर्च इज अ कम्युनिटी जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के उन लोगों ने बनाया है पाइटॉर्च को। तो बहुत सारे लोग पाइटॉर्च को यूज करते हैं। वी विल सी, हम क्या देखेंगे, अभी तक डिसाइडेड नहीं है। बट मोस्टली हमारे पास जो मटेरियल है वो टेंसरफ्लो के हिसाब से बनाया हुआ है। बट अगर समय लगेगा तो चेंज भी कर सकते हैं डीप लर्निंग। ठीक है, so do we expect dummy classifier resulting change after scaling the data? डमी क्लासिफायर में क्या चेंजेस होगा? कुछ नहीं है ना। लेट्स चेक वेदर द स्केलिंग मेक एनी डिफरेंस फॉर KNN किया, फिट किया। अब हम यहाँ पे डेटा अनस्केल्ड स्कोर कर रहे हैं और यहाँ पे अनस्केल्ड डेटा पे टेस्ट, यहाँ पे ट्रेन डेटा पे स्कोर चेक कर रहे हैं और टेस्ट डेटा पे कर रहे हैं। ठीक है, 7255। और यहाँ पे हमने डेटा को स्केल कर दिया था ना, यहाँ पे क्या नाम से था, एक्सटेंड स्केल और एक्सटेंड स्केल। तो यहाँ पे हमने अनस्केल्ड डेटा यूज किया है, सिंपल एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड और एक्सटेंड। और यहाँ पे स्केल्ड डेटा यूज कर रहे हैं। केन स्केल्ड नाम का मैं एस्टिमेटर बना रहा हूँ, फिट किया, यहाँ पे स्केल डेटा पास कर रहे हैं और यहाँ पे स्कोर ट्राई कर रहे हैं। एक्सटेंड और माइक्रो स्केल दोनों 79 है ना। ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिला, खास करके टेस्ट डेटा में बहुत अच्छा डिफरेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो स्कोर विद द स्केल्ड डेटा आर बेटर कंपेयर टू द अनस्केल्ड डेटा इन केस ऑफ KNN। ठीक है, एंड आई एम नॉट कैरिंग आउट क्रॉस वैलिडेशन हियर, है ना। क्रॉस वैलिडेशन भी नहीं कर रहे, वो भी करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है। नोट दैट आई एम अ बिट स्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कौन कौन से। सम कॉमनली परफॉर्म्ड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में। सो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में होता क्या है बेसिकली? प्री प्रोसेसिंग में एक तो हमने किया स्टैंडर्ड स्केलिंग, डेटा को प्री प्रोसेस किया। और कौन कौन से प्री प्रोसेसिंग स्टेप है जो हम कैरी आउट कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? पहला है कि इम्प्यूटेशन, मतलब मिसिंग वैल्यू के जगह पे कुछ ना कुछ फिल करना। मिसिंग वैल्यू है उसको फिल करना। स्केलिंग ऑफ न्यूमेरिक फीचर, न्यूमेरिक फीचर के लिए स्टैंडर्ड स्केल करना। और अगर कैटेगरिकल फीचर है तो उसके लिए वन हॉट एनकोड करना। वी विल सी वन हॉट एनकोड क्या है लेटर। समझ में आया? ठीक है। Now in the next part of the lecture we will be building ML pipeline using California housing price regression dataset. In the process we will talk about different feature transformation and how we can apply them so that we do not violate the golden rule, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखना नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या बात कर रहे हैं।